नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कोहरे और ठंड का साया दरबार में छाया हुआ था। महाराज धृतराष्ट्र ने सभा में ही अलाव जलाने का हुक्म दे रखा था। उन्हें हस्तिनापुर में चल रहे किसानों के प्रदर्शन की थोड़ी बहुत जानकारी थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, किसानों की मांग पर डंकापति का क्या रुख है? संजय चौंक कर बोले, महाराज, फिलहाल तो कोहरे और धुंध की तरह सब कुछ धुंधला दिख रहा है। धृतराष्ट्र ने फिर पूछा, बातचीत अटक क्यों गई? इस सवाल पर संजय ने कहा, महाराज, किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले ले। सरकार कह रही है कि हम बातचीत तो करेंगे पर कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसे में बातचीत की सूरत ही क्या बचती है? धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, डंकापति खुद पहल क्यों नहीं करते? उनका क्या रवैया है? संजय ने चटपट उत्तर दिया, डंकापति को लगता है कि बाबा गुरु नानक देव के बंदों को खुश करने की बजाय गुरु नानक देव को ही खुश कर लिया जाए। धृतराष्ट्र इस जवाब से थोड़ा लटपटा गए। उन्होंने कहा, संजय, बात को थोड़ा साफ करो। संजय ने जवाब दिया, डंकापति एक दिन सवेरे सवेरे गुरुद्वारा रकाबगंज अरदास करने पहुंच गए। धृतराष्ट्र थोड़ा प्रभावित हुए। संजय ने बात आगे बढ़ाई। डंकापति ने पूरा ख्याल रखा कि कोई पुलिस बंदोबस्त न हो, कोई वीआईपी लाव लश्कर न हो। बस इकलौते डंकापति, एक अदद वीडियो कैमरे वाला और 2 नग फोटोग्राफर के साथ वो गुरु के दरबार में पहुंचे थे। धृतराष्ट्र डंकापति की इस अदा पर फिदा होना चाह रहे थे, लेकिन दरबार का प्रोटोकॉल उन्हें रोके हुए था। इसके बाद संजय ने जो जानकारी दी उसे सुनकर धृतराष्ट्र का मुंह कसैला हो गया। संजय ने कहा, लेकिन महाराज, ट्विटर और सोशल मीडिया पर डंकापति की अक्षौहिणी सेना और आईटी सेल के लोग पहले से ही मुस्तैद थे। जैसे ही डंकापति का इशारा हुआ, उनके चेलों ने आंख बंद कर कीचड़ फैलाना शुरू कर दिया। रकाबगंज को रकाब जंग में तब्दील कर दिया। यहाँ धृतराष्ट्र थोड़ा तफसील के तलबगार हुए। संजय ने अंदरूनी जानकारी दी कि डंकापति के करीबी बताते हैं कि दरअसल गंज को जानबूझकर जंग किया गया। डंकापति इस वक्त पूरी तरह जंग के मूड में हैं, किसानों के साथ जंग। यह सुनकर धृतराष्ट्र हत्थे से उखड़ गए। बोले, इतना दिन हुआ किसानों से मिलने की बजाय डंकापति फोटोबाजी कर रहे हैं? इस सवाल पर संजय ने चुटकी लेते हुए कहा, वैसे डंकापति की रणनीति ठीक है महाराज। गुरु नानक देव के चेलों को खुश करने की बजाय सीधे गुरु नानक देव को ही खुश कर लेने में क्या बुराई है? यह सुन धृतराष्ट्र भन्नाते हुए उठे, नगर मंत्री को पूरे राज्य में अलाव जलाने का हुक्म दिया और अंतःपुर में लौट गए। यह इस साल की आखिरी टिप्पणी है। हम उम्मीद करते हैं नया साल आप सब के लिए बीते साल से बेहतर होगा। नए साल के मौके पर हमने सोचा क्यों न टिप्पणी की इस छोटी सी यात्रा की एक परिक्रमा की जाए। पूरे साल के दौरान आई तमाम टिप्पणियों के पीछे जिस टीम की भूमिका है उससे आपको मिलवाया जाए, और यही वह टीम है जो न्यूसेंस को भी आपके सामने लाती है। उससे पहले इस दुस्वप्न सरीखे साल में कोरोना के खिलाफ जंग हारकर असमय विदा हो गए असंख्य लोगों को एक श्रद्धांजलि। बहुत थोड़े से समय में टिप्पणी को आप लोगों ने काफी प्यार दिया है। कोरोना और लॉकडाउन ने पत्रकारिता की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। न्यूज लॉन्ड्री के सामने भी इस दौरान बड़ी चुनौती पेश आई। विज्ञापन से मुक्त मीडिया आज बहुत बड़ी जरूरत है। कोरोना के कारण सरकारों के विज्ञापन के ऊपर मीडिया की निर्भरता बहुत बढ़ गई है। ऐसे मीडिया घरानों को सरकारें आसानी से अपने मन मुताबिक प्रभावित कर लेती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मीडिया सरकार और कॉरपोरेशन के इशारे पे चले? अगर नहीं तो नए साल में आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए एक आजाद मीडिया जो आपके सहयोग से चले। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। इस एपिसोड में हमने पूरे साल में की गई टिप्पणियों की एक परिक्रमा की है। मसलन अप्रैल के अंत में आया टिप्पणी का यह एपिसोड अपने ही देश के एक नागरिक को दूसरे नागरिक के सामने खड़ा कर देता है।
रवांडा की त्रासदी हमारी ताज़ा याददाश्त में घटी सबसे भयावह मानवीय त्रासदी है जिसमें मीडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस नरसंहार में हुतू बहुसंख्यकों ने 8 लाख तुत्सी अल्पसंख्यकों और उदारवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों ने दोस्तों को मारा, पड़ोसी ने पड़ोसी को, बच्चों से बच्चों को मरवाया गया, बुजुर्गों से बुजुर्गों को और महिलाओं से महिलाओं को। गरज ये कि इस मारकाट में इंसानियत जितना नीचे गिर सकती थी गिरी। रवांडा के उस नरसंहार की पटकथा वहाँ के मीडिया ने लिखी थी। इनमें से ज़्यादातर रेडियो स्टेशन थे। इसलिए आज के भारत और मीडिया, विशेषकर टीवी मीडिया के संदर्भ में रवांडा की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। आज रविवार है 19 जून 1994 और किगाली समयानुसार इस समय शाम के 4:22 हुए हैं। हम RTLM के स्टूडियो में हैं। उन सभी कॉकरोचों के लिए चेतावनी जो इस समय रेडियो सुन रहे हैं। रवांडा उनका है जिन्होंने इसकी रक्षा की है और तुम कॉकरोच असली रवांडन नहीं हो। मीडिया ने अंधकार फैलाने का काम किया, लेकिन यह अवसर ऐसा अवसर था जहां अबोध बच्चों के अंदर नफरत और घृणा के बीज बोने का काम मीडिया के एक हिस्से ने किया। और किस तरह से ये जहर बच्चों को भी पिलाया गया वो भी देखिए। आपके सामने दे रहा हूं, मैं शपथ ले रहा हूं, मैं दंगाइयों से कोई सामान नहीं खरीदूंगा, कोई सामान नहीं खरीदूंगा। मैं वचन दे रहा हूँ मेरे भाइयों का, घर जलाने वाले को, नौकरी नहीं दूंगा, मैं संकल्प ले रहा हूँ, गद्दारों का आर्थिक बहिष्कार करूंगा। इस शपथ को पूर्ण करने के लिए जो नुकसान होगा मैं उसे उठाऊंगा। कोरोना का प्रकोप देश में बढ़ा तो मीडिया का घनघोर सांप्रदायिक चेहरा भी हमारे सामने आया। हम जानते हैं बहुत सारे लोग अब हम पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएंगे। बहुत सारे लोग फिर से हमसे ये कहेंगे कि हम फिर से धर्म को इस कोरोना वायरस के समय में धार्मिक आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है। तबलीगी जमात है कोरोना की तबाही जमात। क्या तबलीगी जमात ने देश में फैलाया कोरोना का बेकाबू होता खतरा? जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले। आप इन दिनों दिल्ली के जिस तबलीगी जमात की चर्चा सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि वो धर्म के नाम पर आतंकी साजिशों में भी शामिल रहा है? की दुकान चलाते चलाते मुस्लिम संगठन मुस्लिम तबलीगी जमात देश का गुनहगार बन गई। कोरोना वायरस के बीच मुसलमानों को भड़काकर दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में जुटाना, फिर पूरे देश में छोड़ देने का ही तो नतीजा है कि देश में 30% कोरोना केस का कनेक्शन तबलीगी जमात से जुड़ रहा है। मैंने तो कल एक शब्द इस्तेमाल किया था, ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्ट है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और साथ में कोरोना के इलाज के अजीबोगरीब नुस्खे भी हमारे सामने आए। मसलन सत्ताधारी दल के एक नेता का मंत्रोच्चार और उसे ताल देने वाला शंखनाद भी देश और दुनिया ने देखा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः रुद्रायै। मुझे लगता है आज इतना ही काफी है। क्या बात है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोरोना का प्रकोप देश झेल रहा था और मीडिया के कुछ हिस्से तबलीगी जमात और सोनिया गांधी के प्रकोप से बेहाल थे, पागलपन की हद तक बेहाल। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई अपने काम का इलाज करवा लीजिए। मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के।
तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरा भी देख लीजिए। ये एंटोनिया माइनो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है। सोनिया गांधी के इशारे पर हमला हुआ। सोनिया गांधी ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। सुन लीजिए सोनिया गांधी जी, एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो जी, सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो। सोनिया गांधी के दबाव में सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो ने सोनिया गांधी देश से छिपा रही कि सोनिया गांधी 12 दिन से आज चुप है। प्रॉब्लम क्या है सोनिया गांधी? और जब पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा था, जहां तहां फंसे लोग अपने घरों को लौटने को बेताब थे, तब सरकार द्वारा चलाई गई कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को एंकराओं ने घटिया राजनीति, दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा का साधन बना दिया। जब ये आदेश था केंद्र सरकार का, टिकट फ्री, मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक, तो फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों लिया गया? अगर कंफ्यूजन होती तो पैन इंडिया होती ना सर। रेलवे सिर्फ उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिन्हें राज्य सरकारें अनुमोदित कर रही हैं। इसके अलावा किसी को भी स्टेशन पर आने की इजाजत नहीं है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर कुछ विशेष ट्रेनें चल रही हैं, बाकी सभी ट्रेनें स्थगित रहेंगी। किसी भी स्टेशन से कोई टिकट की बिक्री नहीं होगी। यही वो लाइन है जिसकी व्याख्या यह अनपढ़ एंकर बारंबार फ्री टिकट के रूप में कर रहा है, जबकि वो लाइन कहती है कि टिकटों की बिक्री नहीं होगी। टिकटों की बिक्री नहीं करने का जिक्र उन यात्रियों के लिए है जो प्रवासी मजदूर नहीं हैं और जिनके लिए राज्य सरकारों ने अनुमोदन नहीं किया है। इसका क्या अर्थ है? या तो इस एंकर को साधारण दर्जे की अंग्रेजी भी नहीं आती, या फिर यह अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में जानबूझकर झूठ फैला रहा है। दुख इस बात का नहीं कि यह एंकर है, गुस्सा इस बात का है कि इसे एंकर बनाया किसने। सर, जिसने बनाया है वो आपके बगल में है। जून के महीने में देश के शीर्ष कानूनी अधिकारियों में से एक तुषार मेहता ने पत्रकारों को गिद्ध घोषित कर दिया। हुआ यूं कि पूरे देश से मजदूर पैदल ही तपती धूप में अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी खबरों को दिखाने वाले पत्रकारों और मीडिया को मेहता जी ने गिद्ध घोषित कर दिया, वह भी एक फर्जी व्हाट्सएप की कहानी के आधार पर। और यहाँ वहाँ नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह कहानी ठेल दी। मेहता जी ने इतने भारी भरकम पत्थर माननीय जजों की जानिब उछाल दिए कि सारा देश ही उसके बोझ तले कराहने लगा। उनके हमलावर तीरों के निशाने पर पत्रकारिता खास तौर से थी। क़यामत के पैगंबर, गिद्ध, नकारात्मक, एसी रूम के सोफे में धंसे बैठे बुद्धिजीवी आदि इत्यादि, इन मोटे मोटे विशेषणों के बीच उन्होंने जो कहानी पिरोई वो मैं आपको बता दूं, ताकि सनद रहे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कैसे फर्जी कहानियां सुना गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के फोटो पत्रकार केविन कार्टर की कहानी सुनाई। कार्टर ने सूडान में अकाल के दौरान गिद्ध और बच्चे की तस्वीर खींची थी, जिसे पुलित्जर पुरस्कार मिला था। मेहता ने कहा 1993 में एक फोटोग्राफर सूडान गया, वहां पर उसे एक दहशतजदा बच्चा मिला। वहीं पर एक गिद्ध बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा था। उसने वो तस्वीर कैमरे में कैद की और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई। इस फोटो के लिए फोटोग्राफर को पुलित्जर पुरस्कार मिला। फोटोग्राफर ने 4 महीने बाद आत्महत्या कर ली। एक पत्रकार ने केविन से पूछा था उस बच्चे का क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे घर वापस लौटना था। तब रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछा, वहाँ पर कितने गिद्ध थे? फोटोग्राफर ने जवाब दिया 1। रिपोर्टर ने कहा नहीं, वहाँ पर 2 गिद्ध थे, दूसरे के हाथ में कैमरा था। यह कहानी भाजपा समर्थकों के बीच व्हाट्सएप पर पिछले कुछ दिनों से घूम रही थी। इसमें प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा बताने वाले पत्रकारों की तुलना गिद्धों से की गई है। तुषार मेहता ने वही कहानी अक्षरशः सुप्रीम कोर्ट में रट मारी। यह कहानी झूठी और अधूरी है। मेहता जी ने जो किया और जिस तरीके से किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी ने हमें बताया कि देश में संस्थानिक स्तर पर बहुत सी चीज़ें सड़ रही हैं। ऐसा अक्सर हमें पिलपिले लोकतंत्र में देखने को मिलता है। पिलपिले लोकतंत्र से याद आया, आप लोगों ने एक और एपिसोड को बहुत पसंद किया था। उसका विषय था बनाना रिपब्लिक। यह शब्द दुनिया के उन देशों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल होता है जहां लोकतंत्र या तो नहीं है या फिर दिखावे का है। सत्ता और वहां के संसाधन कुछ एक व्यापारियों और सेनाओं के हाथ बंधुआ हैं। बनाना रिपब्लिक के तार मध्य अमेरिकी देश होंडुरास से जुड़े हैं।
19वीं सदी के अंत तक एक अमेरिकी कंपनी ने होंडुरास के भारी भरकम जमीनों को अपने कब्जे में लेकर वहां केले की खेती करना शुरू किया था। इसका नाम था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। अमेरिका के ठंडे प्रदेशों के मुकाबले होंडुरास की आबोहवा और सस्ता मानव श्रम केले की खेती के लिए बेहद मुफीद था। यह केला यूनाइटेड फ्रूट कंपनी अमेरिका और दुनिया के दीगर हिस्सों में बेचती थी। केले के इस धंधे ने एक ऐसे संगठित तंत्र को जन्म दिया जिसमें अमेरिकी सरकार और यूनाइटेड फ्रूट कंपनी मिलकर होंडुरास में सरकार और सेना को मनचाहे तरीके से घुमाने लगे। मकसद सिर्फ इतना था कि होंडुरास के उस भारी भरकम जमीन के हिस्से पर अपना कब्जा बना रहे जहां केले की खेती करके यूनाइटेड फ्रूट कंपनी मोटा मुनाफा कमा रही थी। सरकार बनाने और बिगाड़ने का यह फार्मूला अमेरिका ने बाद में तमाम लैटिन अमेरिकी देशों में भी इस्तेमाल किया। टिप्पणी की परिक्रमा बस यहीं तक। बीते एक साल के दौरान मीडिया के तमाम चेहरे देखने सुनने को मिले। हमने मीडिया के सबसे खराब पलों को चुनने का फैसला किया तो पाया कि नीचे गिरने की जबरदस्त होड़ लगी है। नरक में ठेली ठेला। ये रहे बीते साल मीडिया के पतन के 5 ऐतिहासिक अवसर। कि हमारे जो मीडिया, ये हमारी कोशिश है कि हम स्टूडियो से बाहर निकलें। दीपक, बड़ा आसान है कोट पहनकर, टाई पहनकर और यहाँ स्टूडियो से कोई भी बात करना। आज हम आए हैं बाहर, स्टूडियो से बाहर आए हैं और हम मीडिया के बाकी लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि अब समय आ गया है वो लोग भी यहाँ आकर अपना प्राइम टाइम जितने भी शोज करते हैं वो यहाँ से आके करें, ताकि लोगों को ये लगे कि ये जो शाहीन बाग है ये भी भारत का हिस्सा है, ये भी दिल्ली का हिस्सा है और ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। और आप देखिए दीपक, जब से हम आए हैं उसके बाद से नारेबाजी, शोर शराबा और तेज हो गया। टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी खालिस्तानी, उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है। क्योंकि अर्नब, ये तो शुरुआत है। अर्नब, ये तो सच है तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। बकवास की भी हद होती है। ये ड्रगी है, क्या बोलते हैं उसको? ये ड्रगी है। हाँ प्रशांत, चर्सी है, गंजड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत, जिसके लिए प्रशांत, आप और गणेश और मैं और हम सब लोग मिलके 2 महीने से लड़ रहे हैं। आप टीवी पर जाके बोल रहे हो आपको चाहिए ना 1 घंटे के रेटिंग, 1 घंटे के रेटिंग चाहिए, चलो मैं दे दूंगा। मगर ये मत करो, ये गंजड़ी है, ये चर्सी है, ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूजी लाओ। अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? तो क्या सब कुछ बुरा ही बुरा है? ऐसा नहीं है। बुराई की आवाज बुलंद होती है, इसलिए इसका हल्ला दूर तक सुनाई देता है, लेकिन अच्छाई चुपके से अपना काम करती है। भारत के मीडिया के अच्छे पलों को समेटने की हमने कोशिश की और यकीन मानिए हमें ऐसे तमाम अवसर मिले। उम्मीदें कायम हैं, मजबूत हैं, आगे रोशनी भी है। लॉकडाउन संकट के दौरान बरखा दत्त की रिपोर्टिंग ने ग्राउंड रिपोर्टिंग को आकर्षण का केंद्र बना दिया। अनगिनत नए पुराने पत्रकार सड़कों पर लोगों की दुर्दशा का दस्तावेज बनाने के लिए निकल पड़े। यकीन मानिए ग्राउंड रिपोर्टिंग इतनी सेक्सी कभी नहीं थी। कहाँ की तरफ चल रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं मोहम्मदपुर, हरियाणा में। हाँ। और आप काम करते हैं हरियाणा में? हाँ। और आप जाना कहाँ चाहते हैं भैया? आपका नाम? मेरा नाम प्रेम शंकर है। और आप कहाँ को जा रहे थे? मैं बरेली जा रहा था, यूपी बरेली। तो आप हरियाणा में काम करते हैं और जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश जाने चाहते हैं। और बच्चे, आपका नाम क्या है? कमल। कमल, आपकी उम्र क्या है? 12 साल। और आप चल पाएंगे इतना? कब से चल रहे हैं? सुबह से चल रहे हैं। सुबह से थक नहीं गए? एक टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? मुझे एक बात बताओ, आओ हम आपको रोकना नहीं चाहते, आपके साथ ही चलते हैं। ये किसान यहाँ 30-32 दिनों से बैठे हैं। सवाल यही है कि कब तक बैठेंगे और इस ठंड में। और सवाल ये है कि जिस ट्रैक्टर को, जिस ट्रॉली को खेतों में होना चाहिए, फसल
ढोने और दूसरे कामों में जिसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो यहाँ पार्क क्यों है और कब तक पार्क रहेगी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं। सबसे पहले आपसे, आपका क्या नाम है, कब से हैं, कहाँ से आए? जयपाल सिंह नाम है। हम 28 तारीख से हैं। 28 तारीख से आए तो 28 हो गया, तो पूरे 1 महीने आपको जयपाल जी हो गया। हाँ, 1 महीना नहीं, 33वां दिन है आज। तो कहाँ से आए आप? हम अमरोहा जिले से। अमरोहा से। तो जयपाल जी, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ 32 दिनों से बैठे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? सरकार कहती है कि ये कानून, कृषि कानून किसानों के हित में है। मोदी जी कहते हैं हम किसानों का भला करने के लिए कानून ला रहे हैं। किसान समझ नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है और क्या चाहते हैं आप? हमें तो बहुत भारी विश्वास मोदी जी पे था और हमने मोदी जी को 100% वोटों से जिताया भी और लोगों से वोट दिलवाए। विश्वास था हमें, लेकिन मोदी जी ने ये बाद में आएगा कि ये बड़ी भारी गलती कर दी जो हमें कॉन्ट्रैक्ट खेती से जोड़ा। कौन सा जिला है? छतरपुर। छतरपुर जिला जी। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। क्या करें? पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचिएगा? कुछ साधन ही ना, कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपके? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा, पहन के देखिए। ये आएगा तो आप पहनिए। नहीं पहन लो, आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूंगा अपना। आप पहन के देखो, आता है क्या? पहन लो। क्यों निकलने का क्या परेशानी आ रही है यहाँ? निकलने के लिए बॉर्डर पार नहीं होने दे रहे। कौन नहीं पार होने दे रहा है? यहाँ पुलिस वाले सर। कहाँ पे? यहाँ बॉर्डर। यहाँ पे खाना खाया सर, खाना भी नहीं खाने दिया और रोटी वैसी की वैसी रखी, डंडे मारे हम लोगों को। आप अंदाजा लगाइए कि खाना खाने नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को यहाँ पर। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना। क्या हुआ? बताओ बात करो, क्या हुआ है बताओ। घर जाने के लिए। घर जा रहे हो? हैं? नहीं, बिहार जाने के लिए। तो क्या दिक्कत हो रही है? मार रहा है पुलिस लोग। पुलिस ने मारा आपको अभी? नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लोग। अच्छा, तो आपको बस नहीं मिल रही क्या? नहीं। अच्छा, कोई बस नहीं मिली जाने के लिए? नहीं। तो अभी कहाँ रह रहे हो? अब किधर आया लोग। अच्छा, तो कब से घूम रहे हो यहाँ पर? 3 रोज से। 3 दिन से घूम रहे हो? जी। कोई गाड़ी नहीं मिली जाने के लिए? क्या काम करते हो यहाँ पर? लेबर में। आप अभी मजदूरी करते हैं? जी। फेक न्यूज़ जैसी चुनौतियां मीडिया के सामने इस साल लगातार बढ़ती गई हैं। इसके साथ ही फैक्ट चेक जैसी विधा भी लगातार सबल हुई है। झूठ का मुकाबला सच से करने वाले ऐसे तमाम हाथ खड़े हो गए हैं जिन्हें फैक्ट चेकर्स कहते हैं। लिगेसी और मुख्यधारा के मीडिया की सीमाएं इस साल में बहुत बुरी तरह से उजागर हुई हैं, बल्कि नग्नता के साथ सामने आ गई हैं। लेकिन इसी के साथ देश में डिजिटल मीडिया की पहुंच तेजी से बढ़ी है। ऐसे तमाम जरूरी खबरें, रिपोर्ट जिन्हें लेगेसी मीडिया, घराना मीडिया छिपाने और दबाने का काम करता था, अब वो कहीं न कहीं मंच पा जाती हैं। उनकी आवाज़ गूंज जाती है। उम्मीद के इसी मोड़ पर हम आपको छोड़ जाते हैं। अगले साल, मेरा मतलब है अगले हफ्ते, एक और टिप्पणी के साथ वापसी होगी। नमस्कार। 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 नमस्कार।